देखो ये लास्ट क्लास में कर चुके थे ना हम लोग, पोजीशन और वेलोसिटी के जो फॉर्मूले थे, तो वो अभी आज सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे आज। तो पहले तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, ये ऑलरेडी कर चुके हो, प्लस उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूले हैं। मतलब m1 s1 प्लस m2 s2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन टोटल मास करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। और यही एक्सेलरेशन, मतलब कुल मिलाकर के सारे फॉर्मूले का एक्सप्रेशन सिमिलर है, बस क्वांटिटीज बदलती जाएंगी। पोजीशन निकालनी है तो कोऑर्डिनेट पुट करना होगा, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी पुट करिए, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है तो इंडिविजुअल मासेस का एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए सेम फॉर्मूलेज हैं। तो सारे फॉर्मूले सिमिलर फॉर्मेट पर हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यार देखो, 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, मतलब पोजीशन फाइंड करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का निकालने को आ सकता है, वेलोसिटी निकालने को आ सकती है, और देन लास्ट में एक्सेलरेशन। ये 4 क्वांटिटीज हैं, और काइनेमेटिक्स में यही चारों चीजें डिस्कस भी हुई थी। तो डायरेक्टली ना न्यूमेरिकल के थ्रू ही ये समझ में आएगा। तो एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ये देखो, आप इसमें क्या करोगे। देखो ये एचसीबी का ही क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्टिकल्स दे रखे हैं, m मास के, 2m मास के, 3m मास के और 4m मास के, और ये सब एक स्क्वायर के ऊपर है, जिसके स्क्वायर की साइड लेंथ a दे रखी है। तो निकाल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। मतलब बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगा, करते हैं। मतलब इसमें ये करो ना, सारे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप। जैसे m जैसे मैं सारे मासेस को हाईलाइट करूँ तो मास m, मास 2m, देन मास 3m, देन मास 4m। आप सिंपली एक लिस्ट तैयार करो, और इस लिस्ट में इन सब के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज बताओ क्या होगी। x कोऑर्डिनेट कितना होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो किसी एक को 0 मान सकते हैं ओरिजिन। सर बनाओ, M को इसमें ओरिजिन ओरिजिन मान ओरिजिन बना हुआ है इसमें। देखो ना, आप देखो, ध्यान दो, x और y एक्सिस ऑलरेडी दी गई है आपको। यस सर, एम ओरिजिन है। तो 0,0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गए। 2m मास के कोऑर्डिनेट, 2m वाला मास A कॉमा 0 एक और 0। तो सिंपली कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। 3m मास के कोऑर्डिनेट a A कॉमा A और 0 कॉमा A 0 कॉमा A। ये हो गया। अब उसके बाद जब आप सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ना, तो सेंटर ऑफ मास के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यानी कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना होगा तो बहुत आसान तरीका है, m इंटू 0 m1 x1 प्लस 2m इंटू ए ए प्लस, बाय 2। हाँ, प्लस 3m इंटू ए। इस तरीके से करते चले जाओ जितने भी मासेस हो, प्लस 4m इंटू 0। टोटल हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय, और सम ऑफ ऑल मासेस, ये सारे मासेस ऐड करके 10M। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए कर दो, है ना। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए अब निकालो कितना आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए बाय 2 कमा ए बाय 2। लेवन ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपसे। x कोऑर्डिनेट तो a/2 आ रहा ना। सर 7 ए बाय 2 कमा 7 बाय 10। 7 ए बाय 2। क्या आ रहा है 7 a/2 किसका आ रहा है वो? 7/10 आएगा y वाला की, अच्छा y, ठीक है। 11 सही है इसका मतलब आंसर तुम्हारा। सुबह याद हो, आंसर तुम्हारा गलत है बच्चे। सॉरी सर, वो मैंने मास मान लिया था। अच्छा नहीं, फिर गलती ना करो ये। और फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालोगे सेंटर ऑफ मास का। स्किप कर जाए इस टॉपिक को, मतलब पहुंच कर लेंगे आप m1 y1 प्लस m2 y2, इस तरीके से 7 ए बाय 10 हो जाएगा ना। मतलब कर लोगे इसको कि मतलब करने की जरूरत है मुझे? सर बस मैथ से हो जाएगा। सिंपल है ना। 3-4 क्वेश्चन बेसिक हैं, उसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर। लेकिन कैलकुलेट, ये भी एचसीबी का ही क्वेश्चन है। इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं और आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है इसमें। तो ये भी फॉर्मूला ही है कि वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास की निकालनी हो आपको, कई सारे पार्टिकल्स का दिया हो, तो बेसिकली m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स आपको दिए जाएं वो सब ऊपर न्यूमरेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर में सबके मासेस को ऐड कर दो। बट इसमें बस ध्यान ये रखना होता है कि जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है तुम्हें, बस इतना ध्यान रखो। या फिर सर एक्स का अलग निकाल लेंगे, वाई डायरेक्शन का अलग निकाल लेंगे। वो भी कर सकते हो, और मतलब कोई तरीके है। मतलब इसमें जो वेलोसिटीज दी गई हैं इनको आप वेक्टर के फॉर्म में पहले लिखोगे। तो मैं इस 1 kg को पार्टिकल 1 कह रहा हूँ, 1.2 किलोग्राम को पार्टिकल 2 कह दे रहे हो, 1.5 को पार्टिकल 3 कह दे रहे हैं, 0.5 वाले को 4 कह दे रहे हैं, और 1 किलोग्राम को 5 कह दे रहे हैं।
तो तुम एक एक करके वेलोसिटी निकालते जाओ 1 वाले की। तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 1.5 और उसको रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो तो उसका cos 37 डिग्री कंपोनेंट माइनस आई कैप की तरफ चला जाएगा और sin 37 डिग्री माइनस जे कैप। मतलब वेक्टर का कंसेप्ट लगाना होगा तुम्हें, रिजॉल्व करते जाओ इसे। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी जो 0.4 मीटर पर सेकंड है वाई एक्सिस की तरफ है तो 0.4 जे कैप। थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी v3 वो 1 मीटर पर सेकंड है और उसको भी कंपोनेंट करेंगे तो cos 37 उसका माइनस आई कैप डायरेक्शन में और प्लस sin 37 डिग्री उसका वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप। फिर आप इस तरह से v4 को लिखोगे तो v4 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आई कैप की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है। और फिर पार्टिकल नंबर 5 की वेलोसिटी भी ऐसे ही लिखोगे वेक्टर के हिसाब से 2, उसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये भी cos 37 डिग्री इंटू पॉजिटिव आई कैप आएगा और sin 37 माइनस आई कैप के अलाउ। ये मैंने कंपोनेंट्स करके नहीं दिखाया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंपोनेंट्स आप अपने लेवल पे कर लोगे, मतलब इतना बेसिक वेक्टर्स आता है सभी को। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आगे आप अपने आप कर लेना है। बुक का क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है एचसीबी का, आंसर मैच कर सकते हो, जो भी आएगा आपका निकाल Yes. लीजिए। Excuse me, sir. यस। Sir, can you please go to the previous slide for a moment? Thank you, sir. देन ये भी 8th और 9th क्वेश्चंस भी हैं, एचसीबी के ही हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। दो ब्लॉक्स दे रखे हैं 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम के, प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। इसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम। तो मान लेते हैं एक जगह पर 10 किलोग्राम की बॉडी रखी गई है और एक जगह पर 20 किलोग्राम बॉडी ऑन द एक्स एक्सिस, और वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। नो सॉरी, वो 2 सेंटीमीटर गलत हो गया, वो 2 सेंटीमीटर सर सेपरेशन वो नहीं है। पहला Sir, वाला मूव राइट, कराया गया सॉरी, अपने हाँ से। वो गलत हो गया। एक्चुअली फर्स्ट जो 10 किलोग्राम वाली बॉडी है 10 किलोग्राम, इसको हम 2 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं, है ना। इसको 2 सेंटीमीटर से मूव कर रहे हैं, मतलब ये एक तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है सो दैट सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो चेंज ना करे। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज न करने का मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का हो वो 0 हो जाए। तो हम बेसिक फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर भी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी तरीके के फॉर्मूले से आता है, इट इज m1 s1 प्लस m2 s2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो centimeter. लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड 0 होने का मतलब बेसिकली कि m1 s1 शुड बी माइनस टाइम्स ऑफ m2 s2। यहाँ से आप यहाँ से S2 फाइंड करेंगे तो इट इज माइनस टाइम्स ऑफ m1 बाई m2 इंटू S1, और S1 आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर के बराबर, m1 m2 भी दे रखा है, तो इससे S2 की वैल्यू आएगी। और माइनस साइन का मतलब ये है कि जो 20 किलोग्राम का ब्लॉक है उसको 10 किलोग्राम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लेके जाना पड़ेगा आपको, नेगेटिव एक्स एक्सिस की हाँ तरफ। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। Sir, हाँ जी बताओ जल्दी। सर इसमें हमको दिया तो हुआ नहीं था कि ये जो हमारा 10 वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव करेगा। तो अगर हम नेगेटिव लगता तो हम 20 को पॉजिटिव ले आते तो फिर सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन सेम रहते तब भी। नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 20 किलोग्राम शुड बी मूव्ड बाय 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोग्राम। ओके सर। है ना। बुक के पीछे आंसर देख लेना क्या दिया हुआ है उन्होंने, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। 9th में कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर भी रहे हैं, इसमें बहुत एलिमेंट्री है तो ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे इसके ऊपर। 9th वाले में आपसे कहा जा रहा है कि 2 ब्लॉक्स 10 किलोग्राम 30 किलोग्राम आर प्लेस्ड अलोंग द वर्टिकल लाइन, और फर्स्ट ब्लॉक is raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? Similar question है ये भी। डिस्प्लेसमेंट One देंगे। करें या छोड़ दें इसको भी, आप बताओ कर लेंगे आप, मतलब सर यही कर लेंगे।
कर ये लेंगे। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट जी ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो यहाँ लगाना पे हो जाए। सिर्फ और सिर्फ वो मीटर में कन्वर्ट करना होगा सिर्फ। हाँ, यूनिट्स वगैरह का थोड़ा ध्यान नहीं, जरूरत नहीं है, आप आंसर सेंटीमीटर में भी ला सकते हो। 1 सेंटीमीटर तो आंसर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। भाई आप S1 S2 सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम Yes, sir. थोड़ी। हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये क्वेश्चंस वो हैं जो लॉजिकल नहीं है, मतलब सिंपल फॉर्मूला जिसको आता है वो कर देगा इस क्वेश्चन को। और ये बता, आपको भी दिखा रहा हूँ, ये जेई का क्वेश्चन है जो कभी कभी मतलब लक होता है कि कभी कभी जेई में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो फॉर्मूले वाला होता है। ये 2002 का क्वेश्चन है। 2 blocks 10 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के आपसे कहे जा रहे आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, बट ये सिर्फ जेई का टैग होता है ना, जिस वजह से आपके माइंड में ये बैठता है कि यार बहुत डिफिकल्ट होगा, सिर्फ ये टैग होता है कभी कभी। तो आज कुछ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, जानबूझ करके लिए थे ताकि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि जेई में भी क्वेश्चन सिमिलर मतलब सिंपल ही आते हैं और एचसीवी से मैच भी करते हैं वो। impulse gives a velocity 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block। मतलब कि ये जो 10 किलोग्राम की बॉडी है इसको एक वेलोसिटी दी जा रही है टुवर्ड्स लाइटर ब्लॉक, और वो वेलोसिटी दी जा रही है आपको 14 मीटर पर सेकंड की। सीधा सा पूछे कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि 4 किलोग्राम को वेलोसिटी नहीं दिया आपने, 10 किलोग्राम को वेलोसिटी दी, 4 किलोग्राम के पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो निकालो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिक फॉर्मूला लगाइए, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा आंसर, देख लो। 10। सर है 10। ना, मतलब हाँ ठीक है, 10 किलोग्राम इंटू 14 प्लस 4 किलोग्राम है जीरो वेलोसिटी सर 10 आएगा। डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 4, सीधा आंसर मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो कभी कभी ऐसा होता है, लक होता है कभी कभी, और इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं आपको, अराउंड 20 से 25% ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, बट वहां तक पहुंच पाए तो। सर इसमें स्प्रिंग के फोर्स का कुछ रोल तो है ही नहीं। नहीं, अब वो आप जैसे आपके मन में आ गया ना स्प्रिंग है, आपको जो Yes, आप sir. हाँ, आप तो ऐसे ही जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यही सब थॉट आएगा कि यार इसमें स्प्रिंग क्यों लगाई हुई है, जरूर कुछ ना Yes. कुछ, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर होगा, मैं ही गधा हूँ, मैं ही नहीं सोच पा रहा हूँ, मतलब ऐसे ख्याल आते हैं मन में कि यार हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। या मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना यार कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है भाई, Yes. है ना। ये भी जे कैसे आ जे गया? Yes, जी, sir. जेई का पेपर दे रहा हूँ मैं, तो वो भी एडवांस का पेपर दे रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन, नहीं नहीं मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब एक भरोसा ही नहीं अपने ऊपर। तो ये स्प्रिंग आपको बताया गया था कि स्प्रिंग जो होता है वो इम्पल्स क्रिएट नहीं करता है, जानते हैं। Yes, सर में सडन चेंजेस नहीं Yes, आते। sir. हाँ, तो ये स्प्रिंग को हमेशा नॉन इम्पल्सिव फोर्स कहा गया था, थ्योरी में याद करिए। Yes, सर बताया था आपने। बस बस तो वही यूज करना तो है सर इसमें। मतलब वो ये जो VCOM है वो एकदम जस्ट आफ्टर इम्पल्स देने के बाद की है ना स्पीड। उसके बाद भी यही रहेगा, उसके बाद और भी यही रहेगा, क्योंकि Press- उसके बाद इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है एक लार्ज फोर्स विच इज एक्टेड फॉर द वेरी स्मॉल टाइम, तो आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम देयर इज नो फोर्स। यस इम्पल्स सर समझ इम्पल्स क्या है, फोर्स ही तो है, लेकिन मतलब बहुत कम टाइम के लिए, जी सर। तो वो कम टाइम खत्म हो गया, उसके बाद फोर्स भी खत्म हो जाती है। नाउ देयर इज नो फोर्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी तुम्हारा जेन्युइन पॉइंट है, इन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन कब ये नहीं बताया, जस्ट आफ्टर या फिर कुछ टाइम बाद। एक्चुअली ये किसी भी टाइम पर इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट ना, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, मतलब आप इसको फॉलो करो, एक एक पार्ट, इसमें हर एक पार्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और 2-3 एग्जांपल्स के बाद हम कुछ कंक्लूजन पे जाएंगे। तो मैं आज डायरेक्टली रिजल्ट नहीं बताऊंगा, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू पहले आप समझोगे, एंड देन वी विल कम टू द फाइनल रिजल्ट। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट पार्ट, वो आसान है, वो अभी एचसीवी का जो एग्जांपल लिया था वैसा ही यही। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम m1 v1 प्लस m2 v2 लगाएंगे। तो इधर एक्स एक्सिस मान लो, वाई डायरेक्शन मान लीजिए अब, उसके बाद m1 x1, तो 5 किलोग्राम की बॉडी और उसकी वेलोसिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2i कैप, प्लस 3 किलोग्राम बॉडी और उसकी वेलोसिटी 10 वेक्टोरियल फॉर्म में उसको भी लिखेंगे, cos 37 डिग्री इज 4/5,
आई कैप और साइन 37 डिग्री इज 3/5 वो जे कैप. So it is m1 v1 plus m2 v2 and this whole divided by m1 plus m2 that is 5 plus 3 8. अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लो कि टोटल वैल्यू क्या बनेगी इसकी. तो 2 8 24 और 10 34 आई कैप आई थिंक 34/8. एक बार वेरीफाई करना है यार क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत है अगले वाले पार्ट्स में. प्लस यस सर 34 बाय 34 आई कैप आएगा और प्लस 18. हाँ 18 जे कैप और होल डिवाइडेड बाय 8. इसको इसी फॉर्मेट पे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास. मतलब काइनेमेटिक्स की बात हो गई है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इनकी वेलोसिटीज क्या होगी. तो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास. तो रिलेटिव वाली डेफिनेशन लगाओ. अगर आपको सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेमेटिक्स में बताया गया था इट शुड बी वेलोसिटी ऑफ द 5 किलोग्राम बॉडी एंड जिसके रिलेटिव निकालना है उसको सेपरेट कर दोगे यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो 5 किलोग्राम बॉडी की वैल्यू हमारे पास है 2 आई कैप वेक्टर के फॉर्म में और माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऊपर भी कैलकुलेट करी गई है तो 34 आई प्लस 18 जे एंड डिवाइडेड बाय 8. इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. ये आ जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल 5 किलोग्राम की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में. और इसमें ईच पार्टिकल की बात की है तो वो 3 किलोग्राम को भी निकालना है अभी आपको. सो वेलोसिटी ऑफ 3 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास उसको भी इसी प्रोसेस से निकालेंगे. तो उसमें 3 किलोग्राम की वेलोसिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो पहले 10 इंटू जो भी उसका वेक्टोरियल फॉर्म है 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस 18 जे अपॉन 8. तो इसके आगे नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, इसके आगे आपके ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं कि आप अपने आप करिएगा. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब कि दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम का समेशन. मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब होता है सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल. कैपिटल पी डिनोट कर दे सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल. जितने भी पार्टिकल सिस्टम में लिए हैं उनके मोमेंटम ऐड कर दीजिए यानी कि मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकाला जा सकता है यहाँ पर. मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालने के लिए 5 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी 2 अगेन आई कैप वेक्टर के फॉर्म में 3 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर. ये 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप. फोर्थ पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये भी आसान क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए आप हर एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल. अब ये निकाल लीजिए. अब इसमें हाफ, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस हाफ 3 किलोग्राम की बॉडी उसकी वेलोसिटी 10 है उसका स्क्वायर कर दीजिए. इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, स्केलर क्वांटिटी है. यस ये निकाल लीजिए. कैलकुलेट करते चलना आप यहाँ से क्योंकि ना मेरे को कुछ कंसेप्ट भी समझाने अभी. उसके बाद फिफ्थ पार्ट में पूछ रहे हैं कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी. इसमें इस पॉइंट पर ध्यान देने वाला है. मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो पहली बात आप ये बताओगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मतलब कौन सा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास की. अगर हम एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा मास कंसीडर कर सकते हैं सिस्टम. Imaginary. एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है ना. बिल्कुल. तो इट इज द इमेजिनरी पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. यानी सेंटर ऑफ मास को आप एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल मानेंगे जहां पर टोटल मास होगा और उस हाइपोथेटिकल पॉइंट जिसके ऊपर टोटल मास है उसके काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है और उसके मोमेंटम की बात की जा रही है. तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखो. so half into mcom into velocity of velocity square of mcom. हाँ देखिए क्या करना चाहिए इसमें फिफ्थ पार्ट के लिए. मतलब कि अगर मुझे मोमेंटम निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो इट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मतलब एक पार्टिकल जहां पर टोटल कितना मास एज्यूम करोगे आप. सेंटर ऑफ मास बोलने का मतलब एक ऐसा पार्टिकल जहां पर इनका टोटल मास कंसिडर करेंगे यानी 5 + 3 8. तो मास कंसिडर करोगे आप 8 का और वेलोसिटी कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास की. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी इट शुड बी 8 मल्टीप्लाइड बाय जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी गई है 34 आई कैप
प्लस 18 जे कैप और डिवाइडेड बाय 8। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सिक्स्थ, और काइनेटिक एनर्जी भी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप सेंटर ऑफ मास के निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए भी आप करोगे हाफ टोटल मास कंसीडर करेंगे 8 किलोग्राम, और अब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका वेक्टर के हिसाब से, सो मैग्नीट्यूड बाय द वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 34/8 स्क्वायर प्लस 18/8 स्क्वायर। कट जाएगा। हाँ, जो भी है वो कैंसिल हो जाए जो ना हो, वो मैं तो बस करके बता रहा हूँ कि क्या करना है इसमें। और मेरा पर्पज इस क्वेश्चन को कराने का कुछ और है, मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके इतने सारे पार्ट में स्प्लिट करके पूछा हुआ है कि हम स्टेप बाय स्टेप लर्न कर पाए इसमें, अदरवाइज डायरेक्टली बताते तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। और लास्ट पॉइंट, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन अ रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिक्स्थ पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है देखो, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ आप समझ रहे हैं कि मैंने ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकलवाई थी आपको, यस सर। मैंने कहा सेल्फ मेड क्वेश्चन। देखिए पहली बात आपसे वो कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपके क्वेश्चन है। तो मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा इट इज द समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, मोमेंटम ऑफ ईच रिलेटिव पार्टिकल। वेलोसिटी का यूसेज करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसको निकालने के लिए देखिए पहले तो आपके पास 5 किलोग्राम की एक बॉडी है, और उस 5 किलोग्राम की वेलोसिटी आप रिलेटिव वाली लगाइए, वेलोसिटी ऑफ द 5 किलोग्राम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, वो कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे वाले पार्ट में। प्लस दूसरी बॉडी हमारी 3 किलोग्राम की थी, तो 3 किलोग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी ऑफ द 3 किलोग्राम बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ये भी हम लोगों ने ऊपर सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है। तो वो वेलोसिटी यहाँ पर जरा आप एक्सप्रेस करिए और बताइए क्या आंसर बनता है, उसको रखिए जरा यहाँ पर। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड पार्ट पे निकाली गई थी, इनको सिंप्लीफाई करके जो भी इनका टर्म बन रहा है यहाँ पर सिंप्लीफाई करा जाए, और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो कि ये टोटल एक्सप्रेशन कितना बनेगा, टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, ये जरा करके बताओ आप लोग। 5 किलोग्राम की वेलोसिटी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, 3 किलोग्राम की वेलोसिटी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, सेकंड पार्ट में कैलकुलेटेड है, सिंप्लीफाई कर लो उसको और सब्स्टिट्यूट करके बताइए कि इसका टोटल आंसर क्या बनता है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बताएं। आपको ध्यान से यस सर, करो, 0। ध्यान से करो, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0। सर वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के सेम आ रहा है शायद। 0 आएगा आंसर ये, और नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। आप वेरीफाई करना है इसको। अगला पार्ट पे आ रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो भी 0 हो जाएगी सर। एनर्जी 0 नहीं हो सकती, एनर्जी स्केलर है। हाँ सर, सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 5। अब सुनो क्या करना है, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं आपको। यहां पर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 5 किलोग्राम, जो भी उसका वेक्टर पीछे लिखा था उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका स्क्वायर, इसीलिए 0 नहीं आएगा यहाँ पर कभी। और हाफ
दूसरी बॉडी 3 किलोग्राम और उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड उसका स्क्वायर करिए यहाँ पर। तो अब फिर आपको दिक्कत होगी यहाँ पर, भाई रिलेटिव वेलोसिटी ही यहाँ पर जब अगर सही से नहीं निकाली होगी तो कहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे आप। हम लोगों मैंने यहाँ तक का एक्सप्रेशन लिख करके छोड़ दिया है ना, वेक्टर पूरा बन रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर 3 किलोग्राम वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बाद वहां पर जाकर के उनका स्क्वायर पुट करना है मैग्नीट्यूड का। करोगे आप ही, मैं नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ तक मैं लेकर के आया हूँ ना, तो अभी मैग्नीट्यूड सर तो एक नहीं। डाउट आ रहा था सर। पूछिए। सर जैसे मैथमेटिकली तो दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी सर, बट अगर हम लोग देखें तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सर उस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी सर? हमें अभी कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता अभी, तो हम इसीलिए तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैं यही सब जानने, इन्हीं के आंसर देने के लिए तो मैं एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। मैंने कहा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, okay? जो डाउट्स हैं सबके स्टूडेंट्स के, उन्हीं डाउट को लिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि चलो इसको थ्रू क्वेश्चन ही उनका आंसर दे देते हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, डाउट लिख लो कहीं पर, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा वेट करो, 2-3 क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद पूछो, आराम से पूछो, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। आप आंसर बताएं क्या आ रहा है इसका यार। यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली गई है सेकंड पार्ट में, उसके मैग्नीट्यूड निकाल करके और उनका स्क्वायर कर दें यहाँ पर, और ये कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आ रही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो 67.5 एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका आंसर, बाकी लोग अभी कैलकुलेट ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी है, एनीवे ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए। अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा रहे, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े आगे, बोलो भाई, ये अपन अभी कैलकुलेट ही कर रहे हो। जी सर, बोलो। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये भी फंडामेंटल्स पे है। मतलब क्वेश्चन में एक पुली दे रखी है, फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट कैरीज अ रोप हुज वन एंड इज, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक पुली है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा फिगर बनाते जाएंगे। पुली है, फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट है, तो इसको ऊपर से फिक्स कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। और कैरीज अ रोप हुज वन एंड, इसके ऊपर एक रोप डाल देते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से इसके ऊपर एक रोप अटैच कर दीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, क्वेश्चन के हिसाब से। और फिर वो भी कह रहे हैं कि वो रोप एक साइड पर एक लैडर को कैरी कर रही है, इस साइड पर मान लेते हैं कि कोई लैडर है इस पर, क्वेश्चन के हिसाब से जैसा वो कह रहे हैं वैसा डायग्राम बनाते जाओ। सो कैरीज अ लैडर विथ अ मैन, ठीक है, तो आदमी भी इसके ऊपर बना लो आप, विथ अ मैन, एंड द अदर एंड मतलब दूसरे साइड पर वो कह रहे हैं कि एक काउंटर वेट है जिसका मास कैपिटल एम है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं जिसका मास कैपिटल एम, काउंटर वेट, और मैन का मास दे रखा है स्मॉल एम। ये जो मैन है ये स्मॉल एम, काउंटर वेट का मतलब हुआ कि बराबर का वेट है, जितना वेट राइट साइड पर है उतना ही लेफ्ट साइड पर है, यानी कि जो लैडर है उसका मास मिल जाएगा आपको कैपिटल एम माइनस स्मॉल माइनस एम। स्मॉल एम। हाँ, फिजिक्स में डायग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ। उसके बाद कह रहे हैं कि जो मैन है वो क्लाइंब करता है, मैन क्लाइंब्स अप अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एल विथ रिस्पेक्ट टू द लैडर एंड देन स्टॉप्स। नाउ उसके बाद मास ऑफ रोप, फ्रिक्शन इन द पुली, एक्सल और वो सब नेग्लिजिबल है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड का मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ मास के थ्रू है, इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास। तो ये उस कंसेप्ट के ऊपर है जो अभी डिस्कस किया गया था आपको, कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपको सेंटर ऑफ मास का निकालना है किसी भी सिस्टम के लिए, तो आप ये समेशन लगाओगे, समेशन ऑफ एम ith इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल और डिवाइडेड बाय टोटल मास, सम ऑफ ऑल मासेस, ये इसी फॉर्मूले के ऊपर है। तो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो पर्सन है ये एल डिस्टेंस ऊपर क्लाइंब करता है, लेकिन ये एल डिस्टेंस आप देख लो क्वेश्चन में ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, ये एल डिस्टेंस जो चल रहा है वो किसके रिलेटिव चल रहा है, तो
ऊपर के क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इट क्लाइम्स अप अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एल बट विथ रिस्पेक्ट टू द लैडर। बट लैडर भी तो मूव कर जाएगा ना, मतलब मान लो मैन ऊपर गया जिस वजह से लैडर नीचे शिफ्ट कर गई, मान लेते हैं कि लैडर वाई डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस नीचे आया, और अगर लैडर वाई डिस्टेंस नीचे आएगा तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड का ब्लॉक वाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो सिस्टम डिफाइन करेंगे, सिस्टम के अंदर जो काउंटर वेट है वो हमारा सिस्टम का पार्ट रहेगा, प्लस लैडर हमारे सिस्टम का पार्ट रहेगा, मैन लैडर हमारे सिस्टम का पार्ट रहेगा, प्लस वो मैन हमारे सिस्टम का पार्ट रहेगा। ये तीन हमारे सिस्टम के पार्ट है। रोप को आप सिस्टम में लो या ना लो फर्क नहीं पड़ने वाला, रीजन बीइंग कि रोप मासलेस है। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं उन्होंने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट वो खुद ही कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, खुद ही वो कह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक ऑब्जेक्ट आपका वेट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट लैडर हो गया, और थर्ड ऑब्जेक्ट मैन हो गया। तो पहले m1 y1, तो वेट की बात करेंगे तो उसका मास m, उसका डिस्प्लेसमेंट y। फिर लैडर की बात करेंगे तो लैडर का हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंटू y वाई है, लेकिन माइनस y। माइनस साइन के साथ। हाँ, क्योंकि अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो फिर डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। प्लस मैन का डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल m, लेकिन मैन का जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको ना, वो ध्यान सुनो, वो उसका l डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एक्चुअल में। सर वो तो रिलेटिव दिया हुआ है। हाँ, एक्चुअल में वो l माइनस वाई होगा, क्योंकि वो l डिस्टेंस लैडर के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, लेकिन लैडर y डिस्टेंस नीचे गिर रही है। तो एक्चुअल में उस आदमी ने जो डिस्टेंस मूव की होगी ऊपर की तरफ, वो l माइनस वाई एल की होगी, माइनस वाई होगी। ठीक है ना, बिकॉज लैडर पे तो चढ़े लेकिन लैडर तो नीचे आ गई ना y डिस्टेंस। तो ये पॉइंट पर ध्यान रखने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन अगर हम एक्चुअल निकालेंगे, मतलब ग्राउंड फ्रेम से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यही पर मेन कंसेप्ट है आपका सारा, और वो हो जाएगा आपके लिए कैपिटल L माइनस वाई के बराबर। यही मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास। तो टोटल मास अगर हम देखें 1 + 2 + 3, तो 1 वाले का मास कैपिटल M, 2 वाले का मास m माइनस स्मॉल m, और 3 वाले का मास स्मॉल m। चेक करके देखो क्या आंसर बनता है इसके हिसाब से। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है सेंटर ऑफ मास का? So ml/2m. स्मॉल m No. l डिवाइडेड Yes. बाय 2m, पॉजिटिव आ रहा है ना, Yes, sir. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का ऊपर जा रहा है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ चल रहा है यहाँ पर। सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास एक ही बात है। हाँ, एक्चुअली ये इरडो का क्वेश्चन है, तो इरडो में क्या है कि वो इनर्शिया वर्ड यूज करते हैं, और एक्चुअली मास और इनर्शिया सिमिलर चीजें होती है ना। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ इनर्शिया वो लोग मतलब रशियन वाले, जो रशिया वाले हैं वो इनर्शिया यूज करते हैं, हम लोग इंडियन वाले मास यूज करते हैं, यूएस वाले मास यूज करते हैं। अलग अलग कंट्रीज का है, और रशिया वाले थोड़ा फिजिक्स में आगे भी हम लोगों से काफी आगे, मतलब जो है फिजिक्स में वो बहुत आगे, मतलब आपके इंडियन स्टूडेंट से। ये आ रहा है यार इसमें कंसेप्ट। अभी इसमें ये देखो, अगर आपसे ये कहा जाए ना, इसके और भी वर्जन्स हैं, इस क्वेश्चन के कई सारे वर्जन्स आते हैं। लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि लोगों ने इसको मॉडिफाई कर करके डिफरेंट तरीके से पूछना स्टार्ट कर दिया है इसी क्वेश्चन को। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला ना, तो इसी में लोग एक क्वेश्चन ये ऐड कर देते हैं कि इस हाँ मैन की रिलेटिव वेलोसिटी दे देते हैं और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ लेते हैं। और सर बोट वाले भी आते हैं। नहीं, वो अलग चीज है, तुम सारे क्वेश्चन मिक्स मत करो। तो सर वो कैपिटल एल की जगह सर वी रिलेटिव हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो तुम्हारा ही डाउट बता रहे थे ना, जो तुम्हारा जो लास्ट पार्ट का डाउट छूटा हुआ है कि वो डी पार्ट कैसे आएगा। ये सर आपने बोला था वो फंक्शन होगा वेलोसिटी का, सर वो समझ में नहीं आया। हाँ, बता रहे हैं कैसे आएगा, देखो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा, देखिए। हाँ जी विज्ञान, इसमें अगर मैन के बारे में कहे कि इफ मैन मूव्स अप द लैडर, क्लाइंब कर रहा हो, और वो कहा जाए कि इट मूव्स अप द लैडर विथ रिलेटिव वेलोसिटी v, relative velocity equals to v, vr, then what is the velocity of center of mass? तो ये रिलेशन आपने डिस्प्लेसमेंट्स का निकाला है यार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड पर निकाल रहे हो,
और राइट साइड पर जो कैपिटल एल है वो बेसिकली मैन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों तरफ अगर आप टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी रिलेशन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो सिमिलरली क्या होगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M, और कैपिटल L क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट होकर के VR बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये चीज, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ जी। अब प्रणव आपको बस हिंट करेंगे यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो या आपको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया प्रणव, आप कॉल कर लेना ना, इसके बाद तो आपको मैं फोन पे समझा दूंगा ओके है सर, ना, इस ओके सर। स्टेप के बाद, क्योंकि बाकी लोगों को आइडिया नहीं कि मैं क्या बोलूंगा, तो फिर ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। मतलब मैं अब इसके बाद एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था वहां पर। चलिए सर नेक्स्ट। ए सी पार्ट आ गया था, केवल डी पार्ट हाँ समझा मैं दीजिए। बता दूंगा, हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ये देखो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी सेम पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स अभी पहले किए तो वही पार्ट्स है। तो पहला पार्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन होगी इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, तो वो तो सिंपली आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये जो स्मॉल m पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2d, 0। 4m मास वाला जो पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 4m वाले के, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2d, d, है ना। और ये जो लेफ्ट साइड पे 2m मास देख रहे हो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, d। तो ये टोटल 3 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। तो आगे इसको बताएं या फिर मतलब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है आपको कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना होगा, तो आप समेशन ऑफ m1, हो जाएगा सर। हाँ मतलब m सर हो जाएगा सर। mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। तो ये पार्ट मतलब ऐसे ही ऐड कर दिया था कि प्रैक्टिस होती रहेगी इसकी। सर एक डाउट है इसमें, लेकिन हम्म, सर इसमें हम जो पार्टिकल्स हम मूव कर रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ मास एट एन इंस्टेंट निकाल सकते हैं ना? हाँ जी इंस्टेंटेनियस ही है, मतलब यहाँ ऐड कर देना क्वेश्चन में कि इट इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके सर। ओके, तो इसका प्रोसेस वही है भी जो HCB वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। यस सर, प्रोसेस ओके ना, समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये भी हम यहीं पर ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ COM निकालने के लिए। आप फिगर को ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाओगे m1 v1, तो ये वाला मास स्टेशनरी है, तो इसमें लगा देंगे m × 0 प्लस 4m वाले मास के पास v वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, तो 4m v j कैप 4mb चेक है प्लस इसे 2m मास के पास वेलोसिटी 2v i कैप डायरेक्शन में है, 4mb i कैप, तो 2m इंटू इसकी वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2v i कैप और डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दें यहाँ पर सिस्टम का 7m। मास में उसको भी लेना जो स्टेशनरी है, ये मत कर देना कि वो स्टेशनरी है तो उसका मास काउंट नहीं होगा, मास सबका काउंट होगा। यस सर। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दीजिए, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास की टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। तीसरा पार्ट जो पूछा है इन्होंने, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखो कैसे निकालोगे। अब इसके दो ऑप्शन है, एक तरीका इसका ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का कि m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास करूं। फर्स्ट वे, पहला तरीका इसका ये भी है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इस फिगर को ध्यान से देखे जाए तो कौन सा मास कितनी वेलोसिटी चल रहा है, तो सबसे पहले हम स्मॉल m मास की बात करेंगे, बट स्मॉल m स्टेशनरी है तो उसकी 0 एक्सेलरेशन हो जाएगी। फिर हम 4m मास की बात करेंगे, तो 4m मास पर फिगर को ध्यान से देखो तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। इस फिगर में 4m मास के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की गई है कैपिटल F की, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन लॉ इनटू y कैप डायरेक्शन। फिर हम बात करेंगे थर्ड पार्टिकल 2m की। अब 2m पर कोई वेलोसिटी, 2m के पास वेलोसिटी है लेकिन फिगर में 2m मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो दैट मीन्स 2m मास की 0 एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास 7m। आ जाएगा आंसर इसका। और इसी के लिए कल बहुत देर तक हम लोग डिस्कस करते रह गए थे कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे
फुल मास। हाँ, सम ऑफ फोर्सेस ऐड कर ले, सारे फोर्सेस आप ऐड कर दो, सम ऑफ फोर्सेस ऑन ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल फिगर में दिखे उन सबके फोर्स को ऐड करके और नीचे टोटल मास से डिवाइड कर दो आप। ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। तो सेम आंसर है। मतलब कि अलग अलग पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने की बजाय, हाँ, सिंगल सिंगल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने की बजाय आप क्या कर सकते हो, टोटल फोर्स निकाल दो और टोटल मास। तो टोटल फोर्स अगर इस फिगर में ध्यान दें तो इस फिगर में सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास 7m। दोनों आंसर एक ही हैं एक्चुअल में। और अब ये स्टेटमेंट ध्यान देना है, क्योंकि धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, अब इसके ऊपर आएंगे हम लोग। यहां से एक स्टेटमेंट देखो, क्या ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेट करे तो सिस्टम का हर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा? नो नो सर। सर इसी एग्जांपल से दिख रहा है। इसी एग्जांपल में, इसलिए बोला इस एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। स्मॉल m के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 2m के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 4m के पास है और सेंटर ऑफ मास के पास भी है। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगी, और रिवर्स भी हो सकता है। अगर हर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करे? नहीं सर। नो सर, No, किसी sir. तरह माइनस प्लस होके जीरो भी हो सकता तो है। कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, बस, तो जीरो हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ये जो पॉइंट्स आपके माइंड में बैठ रहे हैं ना, अगर ये चीजें आप वाकई में समझ रहे हो तो रोटेशनल मैकेनिक्स आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि वहीं पर ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम रोटेशनल मैकेनिक्स में इसकी आती है। तो ये बड़े मतलब सोच समझ करके एग्जांपल लिए गए हैं, ताकि आपको ना जितने डाउट वाले पॉइंट्स हैं माइंड के अंदर, वो थ्रू एग्जांपल ही खत्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे आओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसको हम यहीं पर कैलकुलेट करेंगे। आप सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करो। स्मॉल m के पास 0 काइनेटिक एनर्जी, 4m के पास काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हाफ इंटू मास 4m, उसकी वेलोसिटी फिगर में v है, उसका स्क्वायर, प्लस हाफ 2m मास और उसकी वेलोसिटी फिगर में 2v है, उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा ये सिस्टम की सर जो भी है। और फिफ्थ पार्ट काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की जो निकालनी होगी, सेंटर ऑफ तो मास ये होगा हाफ। यहाँ पर ध्यान देना, सेंटर ऑफ 7m। मास की काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल मास लिखोगे 7m, 7m। और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। लास्ट पार्ट पे ध्यान देना, अभी किसी ने बोला था कि सर ये दोनों बराबर क्यों नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं बिकॉज फिजिक्स है ये। फिफ्थ पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का सबसे जो राइट वे है, परफेक्ट वे है, वो ये है कि इट इज द हाफ टोटल मास लेंगे आप, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ टोटल मास हो गया 7m, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेकंड पार्ट के अंदर दिख रही है, और सेकंड पार्ट में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड लेकर के और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा बन रहा, 49 नीचे आ रहा और उधर 16 और प्लस 16 32 बाय है ना, बिकॉज वो mm कैंसिल होके 4 कॉमन हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा पूरा क्या बनेगा वो देख लेते हैं, इसका टोटल वैल्यू 32 v square by 14। फाइनल, मतलब ये 1/2 लगा करके ना बता रहे हो? यस सर। तो 32 v स्क्वायर बाय 14 कह रहे हो, इसका मतलब कि ये 16/14 यानी कि 8/7 mv स्क्वायर। कंफर्म कर लेना, बाद में गलत नहीं होना चाहिए ये। सर हम्म, सॉरी सर, लास्ट में पूछ लेंगे। ये बताओ पहले, ये वैल्यू चेक करो इसकी, 8/7 आ रही नहीं? तो वो 32/14 कहता, तो वो 16/7 होगा। पूरा आंसर 16/7 आएगा। अबे अब तो कर लो, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है भाई। है जी, क्या बनेगा बताओ भाई जल्दी। यस सर, ये आ रहा है 16/7। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो ये ऐसे निकालेंगे, मोमेंटम सिस्टम का
विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 8 MV। तुम तो पगला जाओ, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। 4 MV। सुनो पहले, एक एक करके सुनो। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। अब सुनना ध्यान से, पहले हम स्मॉल m की बात करेंगे, तो स्मॉल m इनटू इस स्मॉल m की वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगा करके। तो स्मॉल m की खुद की वेलोसिटी 0 है और उसमें से माइनस कर दीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तब रिलेटिव आ जाएगा। प्लस 4m मास, उसकी अपनी वेलोसिटी v j कैप है, खुद की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसकी v j कैप, और रिलेटिव निकालने के लिए इसमें भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करेंगे। प्लस 2m मास, सेम लॉजिक, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 2v i कैप और उसमें से भी माइनस करेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को। और फिर अब आप कैलकुलेट करके बताओगे क्या आएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेकंड पार्ट में है, वो फिर यहां पर रखनी पड़ेगी। निकाल के देखो क्या आ रहा है, इसमें ध्यान से करो। इसमें भी और करना आप ही को बता रहे हैं, सीखना है तो करना भी आप ही को पड़ेगा यहाँ पर। ये नहीं कि मैं करता जाऊं, कॉपी करते जाओ। वेट कर रहे हैं, इसको करके बताइए। इसमें 0 ही आएगा, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आप सेकंड नंबर के इक्वेशन को ध्यान से देखो और यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा है इसको ध्यान से देखो, तो आपको ये दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। आपको डायरेक्टली 0 आएगा, इसमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि सिस्टम का बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और 7th पार्ट करके अब मैं कंक्लूजन पॉइंट पे आऊंगा ना। इसके बाद 7th पार्ट और कर लेते हैं जरा। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पूरे सिस्टम की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब सुनो क्या करना है इसके लिए। हाफ स्मॉल m और जो 0 माइनस VCOM कर रहे हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, उसका मॉड लेकर के उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा पार्टिकल हमारे लिए हो गया 4m, उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है v j कैप, माइनस जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको रख करके और उसका मॉड लेकर के फिर उसका स्क्वायर, और प्लस 2m मास, उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी 2v i कैप माइनस v सेंटर ऑफ मास, इसका मॉड लेकर के उसका स्क्वायर, और इसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसको करना होगा सॉल्व। रखो ना, वी सेंटर ऑफ मास सेकंड पार्ट में जो आ रहा है उस सेकंड पार्ट का वी सेंटर ऑफ मास इन सब जगहों पर रिप्लेस करते जाओ। जो वेक्टर बने उसका मॉड लेकर के उसका स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड लेकर के उसका स्क्वायर करो। चलो इसको भी करो, जरा करो इसको, क्या बनता है देखें। हाँ जी शिवांश, वही लॉजिक है। ठीक है, आंसर सही है आपका मेरे ख्याल से। 20 सही है, सही आंसर है वो। 26 m/7। हाँ ठीक है, 26 डिवाइडेड बाई 7 इंटू mv स्क्वायर, ये बनेगा आंसर इसका। यस सर। सही आंसर है। ठीक है, आंसर सही है ये 26/7। हाँ अनुषा शुक्ला जी, यही आंसर आएगा 26/7 mv स्क्वायर। अब आते हैं ना, जरा इतने सारे एग्जाम्पल करे बट पर्पस मेरा कुछ और था। मेरे को आपको कैलकुलेशन करवाना, मेरा लॉजिक था ही नहीं। देखो हम जरा कुछ क्वेश्चन जो पीछे किए हैं उनको एक एक करके ना एनालाइज करते हैं कि क्या कोई पैटर्न आ रहा है इसमें, इतने एग्जाम्पल्स करने में क्या कोई पैटर्न बना है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल पे आओ, इस एग्जाम्पल पे और बताओ कि क्या कोई पैटर्न है। यस सर, एक पैटर्न तो दिख रहा है। एक पैटर्न आपको दिखेगा हमेशा, एक पैटर्न आपको हमेशा ये दिखेगा जो यहाँ पर आया था
कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस एग्जांपल में भी 0 है और आगे भी 0 है। और ये क्यों 0 हो रहा पता है आपको? ये कोई मतलब कोई मैजिकल चीज नहीं हो रही है, या मैथमेटिकली 0 नहीं हो रहा है, इसका पीछे लॉजिक भी है कि सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में जो रिलेशन चल रहा है वो क्या है। देखो अब ये स्टेटमेंट सुनना, ऑब्वियस स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑब्वियस नहीं है जो आपको लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो लीनियर मोमेंटम के, और इसके थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे, मतलब कुछ टाइम के बाद आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, वो है एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट सिस्टम का मोमेंटम और फिफ्थ पॉइंट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर है। इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करो, और यहां पर जो टर्म है इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम चीजें हैं। ये सर सेम है। यानी पहला पॉइंट, और ये यहीं पर नहीं आ रहा, अगले वाले एग्जांपल में भी आ रहा है। आपके पास अगर रजिस्टर है तो आप दोनों एग्जांपल्स में देखना। सो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम दोनों सेम चीजें होती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका। यानी आगे से अगर कभी कोई कह दे कि बताओ सिस्टम का क्या मोमेंटम है, तो मुझे अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल दूंगा और कह दूंगा यही पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। कितने भी पार्टिकल्स आपके सिस्टम में हो, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स can be directly obtained by finding the momentum of center of mass. Point number 1. Point number 2. Is it true for the kinetic energy also? That the kinetic energy of system, that the kinetic energy of system is same as the kinetic energy of center of mass of system? नो सर। नो सर। ये सारे एग्जांपल में देख लो आप। फोर्थ पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेट करो यहाँ पर जरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की वैल्यू यहाँ पर अगर किसी ने कैलकुलेट की होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही होगी, और इसके अगले पार्ट पे आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है सेंटर ऑफ मास की भी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, ये दोनों सेम वैल्यूज नहीं आएंगी हमारी। आप वेरीफाई करके देखो इसे। यस सर। अगर कैलकुलेशन की होगी तो ये वेरीफाई करो, और कौन सी ज्यादा आ रही है। अभी कैलकुलेशन करा होगा तब बता पाओगे भाई। काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की लिखी है वो ज्यादा है, या फिर जो उधर बगल में नीचे सेंटर ऑफ मास के निकाल रहे हैं वो ज्यादा है? सिस्टम की है। कितनी ज्यादा है बताओगे? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस कितना आ रहा है? करो यार, मैं करूंगा नहीं बच्चे मेरे पास ना, क्योंकि अब मैं पेज पलट नहीं सकता और मैं करूंगा भी नहीं। हाँ प्रणव जी वो ठीक है, बिल्कुल सही। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है और सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनमें डिफरेंस कितना है? सर अप्रोक्स 140 आ रहा। अप्रोक्स क्यों कर रहे हो आप? फ्रैक्शन में रहने दो ना उसको, आप अपने आंसर को फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कुछ अप्रोक्सीमेशन मत लगाओ। अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, उसको ना फ्रैक्शनल फॉर्म में रहने दो, आप रेशियो फॉर्म में रहने दो। तो सिस्टम की एनर्जी निकाली है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी 7.5 थी। क्या चीज? सर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी 67.5 थी। 67.5 थी, हाँ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। और सर सिस्टम की 160 आ रही है। सर उसकी 20.25 आ रही है। नहीं, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, सर ये 160 आ रही है। 160 और इसके नीचे वाली वैल्यू कितनी आ रही है? इसके नीचे वाली जिसको सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक, सर 20.25। 20.25? यस सर। नहीं आ सकती सर 92.5 डिफरेंस 92.5 है और ये 92.5 वैल्यू, नहीं, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी 92.5 आ रही होगी। 92.25 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 आ रही होगी। 92.
यस वो सर सर डिफरेंस आ रहा है। ये सर वो 8 ज्यादा कर 92.5 जूल सेंटर ऑफ मास की आ रही होगी यस सर। और सिस्टम की 160 आ रही है यस सर और इनका डिफरेंस कितना हुआ 160 माइनस 92 67.5 है 67.5 मोमेंटम 67.5 यहाँ पर एक फिगर है आपके पास, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर। अब सुनना, बीच में बोलना कोई नहीं भाई। यहाँ 3 तरीके के काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू है 160, एक सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू है 92.5, और एक है सिस्टम की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसकी वैल्यू है 67.5। इन तीनों में एक रिलेशन बन रहा है। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सम आ रही है, वो इक्वल टू 160 इज इक्वल टू दिस 92.5 प्लस 67.5। और ये इसी एग्जांपल में नहीं आ रहा है, यहां भी देखो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यहां पर कैलकुलेट करो जो ऊपर फोर्थ पार्ट हाफ 4m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू 2v स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें अगर ना, सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको, तो ये बनेगा आपका 6m v स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 6m v स्क्वायर। यस सर। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आई है 16/7 mv स्क्वायर और सिस्टम की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आई है 26/7। जरा 16/7 और 26/7 को ऐड करो तो 6 mv स्क्वायर आ रहा है। 6 mv 6 mv स्क्वायर। क्या पैटर्न बना फिर दोनों एग्जांपल्स में? सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं कंक्लूजन पॉइंट पे आ रहा हूँ। सर सिस्टम माइनस सेंटर ऑफ मास इक्वल टू रिलेटिव। हाँ, अब मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, ध्यान देना। आप रिजल्ट को अपने एग्जांपल्स के थ्रू लाइए। पहला रिजल्ट तो ये आ रहा है कि मोमेंटम पूरे सिस्टम का निकालोगे या मोमेंटम आप सेंटर ऑफ मास का निकालिए, दोनों सेम चीजें हैं। पहला पॉइंट। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी तुम्हें समझा दे रहा हूं। इमेजिन करा जाए सिस्टम का मोमेंटम इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। क्या मतलब हुआ इसका? आप इमेजिन करो कि एक रॉड है और उस रॉड को अपने सेंटर पॉइंट पर क्लैंप कर दिया जाए और क्लैंप करके इसको रोटेट किया जाए। सेंटर पे क्लैंप करके रोटेट कर दो इसको। और अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें रॉड के पास क्या मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ रॉड कितना है? 0 है, लीनियर मोमेंटम 0। तो रॉड, हाँ बिल्कुल, रॉड क्या है? रॉड एक पार्टिकल तो नहीं है ना, रॉड के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। रॉड में कई सारे पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोमेंटम ऑफ रॉड का मतलब हो जाएगा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, और उसको तो क्लैंप कर रखा है आपने। 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यूज करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोटेशनल मैकेनिक्स में हम इन सब कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मे और मे नॉट बी इक्वल। आप कह सकते हो कि मे और मे नॉट बी इक्वल। इनफैक्ट अगर हम जनरलाइज रिलेशन चाहें तो जनरलाइज रिलेशन ये आएगा दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो पीछे पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट है। तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन होती थी वैसे इसकी भी है। नहीं, ये वैसी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन स्केलर क्वांटिटीज का है। यस सर, वो तो है तो वैसा ही, लेकिन ये तो स्केलर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपको अभी। सर जी सर ये जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वो तो 0 हो गया, लेकिन सर अगर किसी पार्टिकल को देखेंगे रॉड पे तो सर उसका तो मोमेंटम होगा ना? बिल्कुल होगा। लीनियर नहीं होगा, वो एंगुलर होगा। नहीं, लीनियर भी होगा, क्यों नहीं होगा? इसके हर पार्टिकल में मोशन है, इसके बाकी के पार्टिकल तो मोशन कर ही रहे।
करना है। तो तो सर आपसे मतलब मोमेंटम ऑफ रॉड फिर भी 0 हो जाएगा। रॉड देखो बच्चा, अभी तक की जो मैकेनिक्स थी वो पार्टिकल की वो थी। सर सारे पार्टिकल का प्लस माइनस करके एक्चुअली 0 हो हाँ, जाएगा। मतलब रॉड के कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम रखेंगे और रॉड के कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव साइड पर मोमेंटम रखेंगे। तो आप रॉड का मतलब किसी रॉड का मतलब उसमें जितने पार्टिकल हैं उन सब के मोमेंटम का समेशन बता रहे हो। समेशन, एक रॉड में कई सारे पार्टिकल्स होंगे तो उन सब के मोमेंटम को ऐड करके 0 आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम 0 है। हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स में पॉजिटिव मोमेंटम रहा होगा और कुछ पार्टिकल्स में नेगेटिव मोमेंटम रहा होगा, मिला करके 0 आ रहा है। यस सर, ओके सर। सिस्टम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है अभी आपका। मोमेंटम So, ऑफ, sir, as यस सात्विक, so, sir, as the momentum of rod as a whole will be 0. yes, momentum of rod means the sum of momentum of each and every particle present in that rod is equal to 0. Yes, sir. The individual particles, they will cancel out each other. Momentum of the individual particles will cancel out. Yes, sir. Right. सर Right. बताओ। सर ये तो आपने समझाया कि जब सेंटर में क्लैम्प करके रोटेट कर रहा है, सर अगर पूरी रॉड को फेंक दिया जाए तब क्या होगा? तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम हो। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 ही आएगा हमेशा। मैं क्या कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का होगा वही पूरे सिस्टम का कहा जाता है। लेकिन ये चीज काइनेटिक एनर्जी में होल्ड नहीं करती है। आप ये नहीं कह सकते कि सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। ये सर केवल ट्रांसलेशन में होता है वो। राइट। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मोमेंटम के लिए अलग थ्योरी है और काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग थ्योरी है। और ये जो रिलेशन मैंने अभी बॉक्स में लिखा है ये प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में वेरीफाई हो चुका है आपका। प्रीवियस 2 एग्जांपल्स एक बार फिर करके देखना है इसको। सर इसको मैं रोलिंग मोशन में यूज करूंगा। मैं पहले से बता के चल रहा हूँ आपको, रोलिंग मोशन के काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के लिए मैं इसी एक्सप्रेशन का यूज करूंगा। दूसरा रिलेशन बताया मैंने आपको ये चीज। और तीसरा जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम with respect to the center of mass was always 0. और fourth, kinetic energy of the system with respect to center of mass it was non-zero in previous 2 example. लास्ट के दोनों एग्जांपल्स में इसकी वैल्यू 0 थी, नॉन जीरो। सर अब ये डाउट है मेरा कि सर एक सीवी में सर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी के हेडिंग के अंडर एक स्टेटमेंट लिखा है सर कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हमारे रिजल्ट से? कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं यार। यस सर। हम और अलग थोड़ी कर रहे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो हमने भी यही लगाया है कि 4m की काइनेटिक एनर्जी और 2m की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो। हम कोई अलग से कहाँ लगा रहे हैं? और इसके पहले के एग्जांपल में हमने भी यही बात कही है। हमने भी यहाँ पर कहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। वही स्टेटमेंट तो हम भी बोल रहे हैं आपको। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग कहीं से। यस सर। सर नहीं वो मैंने सेंटर ऑफ मास से रिलेट कर दिया था गलती से। ओके सर समझ गया। दोनों न्यूमेरिकल को फिर से करना है, बता रहा हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, हमने बना करके आपके लिए रखे हैं सब कि पहले इसको करोगे तो न्यूमेरिकल आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर दिक्कत आएंगे। रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए हम जितना फाउंडेशन तैयार करना चाह रहे हैं वो बेकार हो जाएगा मेरी। सो ये पेज इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, दैट मींस कंक्लूजन पॉइंट पर हो आप आफ्टर 2 एग्जांपल्स। ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सेल्फ, इसको आप प्रैक्टिस करना। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस फिगर को। इसमें 4 पार्टिकल्स हैं और सब वेलोसिटी भी है, फोर्सेस भी है, मासेस भी हैं। तो एक बार फिर सिमिलर क्वेश्चन है और वही 6-7 पार्ट्स सॉल्व कर रहे हैं एक बार फिर वेरीफाई करने के लिए। तो मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि एक बार अपने लेवल पे आप करो इस क्वेश्चन को और जो प्रीवियस पेज के रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई कर लेना कि क्या वो इस एग्जांपल में होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके सर। और एक और पॉइंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कंक्लूड किया था, मतलब आफ्टर ऑल द इलस्ट्रेशंस that the center of mass acceleration can be directly obtained by adding all external forces and dividing by total mass.
तो मैं इन सबको एक पेज पर अभी कंक्लूड कर दिया यहाँ पर, मतलब ये वही है, कंक्लूजन ही हैं जो पीछे के एग्जांपल्स हैं, उनका कंक्लूजन पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। क्या क्या मैंने पीछे के एग्जांपल्स में मतलब जो लर्न किया है वो लिख दिया आपको। All learnings that resultant of external force on any system of masses, resultant of external force on any system of masses equals total mass of system times acceleration of center of mass. Total kinetic energy of a mass system equals sum of kinetic energy of each particle, or it can also be written as kinetic energy of center of mass plus the kinetic energy due to motion of all particles relative to the center of mass. ये वही है जो पिछले पेज पे है, उसी को वर्डिंग्स में लिख दिया है so that आपके नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी तुम्हें। Total linear momentum for a system of particles is sum of linear momentum of each particles, or it can be written as total mass of system times the velocity of center of mass. तो सेम ही चीजें हैं जो एग्जांपल में कंक्लूड किया है, उसको वर्ड्स में लिखा है, नोट्स मेकिंग के लिए है, आपने नोट्स तैयार कर लेना है इससे। ये एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। ये मंकीज फिजिक्स में काफी सारे आते हैं, मतलब एक तो वर्मा जी की फिजिक्स में आते हैं, ठीक है सर वो बलून वाला क्वेश्चन। हाँ, उनके मतलब एक न्यूटन लॉ में भी मंकी वाला क्वेश्चन है और एक सेंटर, तो उनके घरों में लगता है बंदर बहुत आते हैं। ऐसे एक यहाँ पर ये 3 बंदर हैं, देखो ये वही गांधी जी वाले। तो ABC हैं, ठीक है। मासेस थोड़े से एब्सर्ड से हैं बिकॉज 20 किलो का बंदर और 15 किलो का बंदर थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। एनीवे 20, 25, 15 किलोग्राम के हैं ये, ठीक है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आ गया हूं मैं। लर्निंग हो गई है, कंसेप्ट्स एग्जांपल्स के बाद समझ में आ गए, अब उनका एप्लीकेशन पार्ट। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कनेक्टेड रहना बिकॉज यहाँ पर ना अब एप्लीकेशन दिखाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए कैसे करना होता है हमें। देखो तब तक क्वेश्चन पढ़ लो आप। 3 बंदर हैं, तीनों अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। कौन क्या हरकत कर रहा है वो उसमें लिखा हुआ है। ए वाला क्या कर रहा है भाई, ए वाले की जो हरकत है वो देखो, आप अगर ए वाले की बात करें वो नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये तीसरा वाला जो सी वाला मंकी है वो ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बी वाला मंकी शरीफ टाइप का है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर। अब पॉइंट डी पर टेंशन निकालना है तुम्हें। देखिए यहां पर आप किस चीज को अप्लाई करने जा रहे हो, यहां पर अप्लाई ये करो, एक्सेलरेशन ऑफ COM is equal to sum of all external forces divided by total mass। और मुझे ये भी पता है कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर आप दोनों को इक्वेट कर दो, तो कुल मिलाकर के स्टोरी ये बनती है दैट m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बन जाएगा कंसेप्ट कुल मिलाकर के। सिंपल वे में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और सिस्टम क्या है देखो जरा, सिस्टम में क्या लिया गया है, रोप और मंकीज एज ए सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम। यानी ये जो सीलिंग है जहां से ये लटक रहे ये सिस्टम के बाहर है, सीलिंग आउट ऑफ सिस्टम है। तो इससे फोर्स क्या लगेगी, इस सीलिंग की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी, टेंशन। कहां पे, डी पे। तो वही एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो गया हमारे लिए। यस सर। जो टेंशन डी इन द रोप एट पॉइंट डी है ये कौन लगाएगा, पॉइंट डी पर टेंशन लगाएगा कौन, सीलिंग से लग रहा होगा, और वो हमारे सिस्टम में नहीं है। तो उसको एक्सटर्नल हो जाएगी वो। तो ये हो गया बस टेंशन एट डी, और बाकी खत्म हो गया क्वेश्चन। m1 सबके मासेस गिवन है, सबकी एक्सेलरेशन गिवन है। 20 किलोग्राम का मंकी ए, तो 20 और उसकी क्या एक्सेलरेशन दी गई है आपको a1,
जो 20 किलोग्राम ए वाला मंकी है उसके बारे में कहा गया है 5 नीचे -5 प्लस m2 m2 सॉरी फिर 0 एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन। m2 वाला 0 हो गया और m3 मतलब कि मंकी सी जो होगा, तो मंकी सी के लिए 15 इंटू 15 इंटू 2 3 नहीं कितना है 3 हाँ 3 राइट हाँ। और एक्सटर्नल फोर्स में एक और बात होगी, देखिए अर्थ भी हमारा आउट ऑफ सिस्टम है, तो वेट भी नहीं आएगा। अर्थ आउट ऑफ सिस्टम रखा है आपने, तो ग्रेविटी भी एक्सटर्नल फोर्स मानी जाएगी, ये सब वो भी है। यानी माइनस mg टोटल मास। अब टोटल मास यहाँ पर 20 प्लस 25 प्लस 15 टोटल मास 60 इंटू जी। इससे निकालो टेंशन एट डी की वैल्यू। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। इस रिजल्ट को यूज कैसे करना होगा हमें, सिस्टम क्या है ये पता होना चाहिए, सिस्टम के बाहर क्या है वो पता होना चाहिए, ताकि हम ये आइडिया लगा पाए कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, और जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उनको डिवाइड कर दो टोटल मास। 545 जो भी आंसर आ जाए, बच्चा हम सिर्फ प्रोसेस पे चल रहे हैं। हाँ जी सुबह ये क्वेश्चन देखो, अब अगर आप इसको, मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी के सामने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करो, उसका मेथड देख लेना क्या होगा, और आप जो मेथड लगाओगे वो क्या होगा। ये पुली वाले सिस्टम्स हैं, और इन्होंने कहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और चारों 10 किलोग्राम के। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ सुनिएगा, जो रोप है प्लस ऑल 4 ब्लॉक्स, रोप प्लस और 4 ब्लॉक्स और प्लस पुलीज, ये हमारा सिस्टम है। हमने सिस्टम में क्या नहीं लिया है बताओ। सीलिंग अर्थ एंड सीलिंग। तो सीलिंग, अर्थ, और ये जो 500 न्यूटन और 200 न्यूटन के फोर्स लगाए जा रहे हैं, ये भी तो कोई लगा रहा होगा ना, मतलब ये मान लो कोई पर्सन अपने हाथों से लगा रहा होगा। सर एक्सटर्नल। यस सर। तो वो जो पर्सन्स हैं, जो पर्सन्स फोर्स लगा रहे हैं, वो ये हमारे लिए आउट ऑफ सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। तो आप बताओ एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ। सीलिंग से कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन ऊपर की तरफ, अर्थ से ग्रेविटी, और पर्सन से फोर्स आएगा। तो पर्सन्स के फोर्स मिला करके 750 हो गए, पर्सन्स को मिला करके। अर्थ को मिला दें अगर, तो अर्थ की वजह से 400 हो गया। और सीलिंग कितना फोर्स लगाएगा तो वो कैसे निकालोगे, टेंशन इस स्ट्रिंग में कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना आप। ये पुली पर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है, अब थोड़ा सा न्यूटन लॉ भी लगेगा। ये 500 न्यूटन को पुली के साइड्स पे डिवाइड करें अगर, 250 आ गया, और ये 250 इधर की तरफ आइडियल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी 250 न्यूटन का टेंशन आएगा। तो ये कुल मिलाकर के सीलिंग की वजह से 250 न्यूटन की फोर्स आएगी, बिकॉज पुली मासलेस है तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। आप देख लो, ये सब आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फोर्स मिल गए। तो टोटल कितना है इनका, समेशन करो कितना आएगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। 600 in the upward direction। तो 600 एक्सटर्नल फोर्स, और टोटल मास यहाँ पर 40 है। आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 15। मेथड ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सही मेथड नहीं लगाया तो ये सब्जेक्टिव है। फिर अगर आपका लॉजिक नहीं बैठ पाया तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर ये हो गया लंबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर कंसेप्ट बिठा लिया आपने तो ये 2 लाइनों का क्वेश्चन बन गया। चॉइस आपकी। ये क्वेश्चन जेई का वापस, सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, ये दिखाने के लिए। ये जेई 2010 का ही क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, आपकी बर्थ के बाद का ही है। तो 1 किलोग्राम का पॉइंट मास कोलाइड होता है इलास्टिकली दूसरे स्टेशनरी पॉइंट मास 5 किलोग्राम से। तो इन्होंने क्या करा, कोलिजन भी डाल दिया। उसके बाद 1 किलोग्राम मास ने अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, 2 मीटर पर सेकंड से चलने भी लगा। और अब इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, मल्टी करेक्ट। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, देखो
यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी हमने इतनी देर से इसी के ऊपर डिस्कशन किया था आपको, ये दोनों सेम चीजें नहीं होती। आ रही बात समझ में कि जेई मतलब जो कंसेप्ट है, जो हमारा पिछले एग्जाम्पल थे, उसका पर्पस क्या है मेरा, या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब रेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो, और जेई में कभी भी आने के चांसेस हैं और पहले आ भी चुके हैं। तो ये भी मैं छोड़ता हूं, मैं कराऊंगा नहीं, बिकॉज ईयर मेंशन है तो आपको इसका सोल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा और आंसर कहीं भी मिल जाएगा। मल्टी करेक्ट, एक तो एमसी की इक्वेशन मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कोलिजन का भी कंसेप्ट लगा रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लगा रहे हैं, सिस्टम का भी कंसेप्ट लगा रहे हैं। इजी प्रॉब्लम नहीं होगा ये, आई मीन, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें से कोई पार्ट सॉल्व नहीं करा जा सकता, ये भी नहीं, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ पूरा पूरा फोकस्ड अप्रोच चाहिए होगा एग्जाम टाइम पर। बात समझ में आई कि नहीं क्वेश्चन में? यस सर। और हाँ, और अगर मैं यहीं पर चाहता तो एक पार्ट और ऐड कर सकता था, मान लो 5 वाला, मैं अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो अभी अगर पीछे हम लोगों अभी जो पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाया है, अगर वो आता होगा तो कर भी नहीं जाओगे इसको। जब सी और डी पार्ट अगर मिल जाएंगे तो क्या ई पार्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों में ही तो रिलेशन डेवलप किए, इन तीनों में। सिस्टम माइनस सेंटर ऑफ मास इक्वल टू रिलेटिव। डी माइनस सी बस ये समझ लेना बच्चा कि मैं आप जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ रहे हो, जेई का ही पोर्शन पढ़ रहे हो, और एग्जाम तो आपको भी यही वाला देना है, ओलंपियाड देना है, केवीपीवाई देना है, तो ये सब में आएगा ये। और एक डाउट था इस क्वेश्चन के लिए। हम्म, सर इसमें जो भी पार्ट्स, जैसे पहला पार्ट टोटल मोमेंटम, लास्ट पार्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो सर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होंगी हमको वो कंसीडर करनी है? इलास्टिक कोलिजन है। अब एक और बात समझो, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बदलती है इसमें? नो सर। नहीं सर, नहीं बदलती। तो चाहे पहले निकालो चाहे बाद में निकाल लो। ओके सर। यही तो खासियत है जेई की यार, वो मतलब जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर क्लैरिटी है तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, फिर आप बिल्कुल बटर की तरीके से निकलते चले जाओगे। इसीलिए मेरा फोकस बार बार कंसेप्ट बनाने के ऊपर है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि एडवांस न्यूमेरिकल नहीं चाहिए आपको, बहुत ज्यादा हाईफाई न्यूमेरिकल नहीं। ये एक बड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं, बस इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये इन लोग का कुछ चल रहा है आपस में, है ना, तो कुछ बात करनी थी इन लोग को, दोनों लोग को, वो बात करने के लिए वो बीच में आने लगे, पहले दूर दूर थे, फिर बाकी आप तो समझदार हो कि क्या करने जा रहे हैं वो लोग। तो जो m1 मास का वो मैन और वुमेन जो है वो m2 मास की, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द मास m0 which moves with the negligible friction and is initially at rest with s equal to 0, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस पहले 0 था, s 0 था, यानी ये प्लेटफॉर्म पहले इस साइड में टच कर रहा था यहाँ पर, और जब ये प्लेटफॉर्म इस साइड में यहाँ पर टच कर रहा था तब ये गर्ल जो थी या वुमेन जो थी वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे थी, और ये जो बॉय या मैन था वो बिल्कुल राइट साइड पर था। उसके बाद वो दोनों बिगिन टू अप्रोच ईच अदर। अब आपको बताना है कि जो प्लेटफॉर्म डिस्प्लेसमेंट s, मतलब जो प्लेटफॉर्म ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है जब ये दोनों मिलेंगे, और इन टर्म्स ऑफ x1, x1 मतलब ये जो मैन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिवली मैन चला, उधर से वो वुमेन चल रही है, लड़की भी चल रही है, दोनों कहीं ना कहीं बीच में उनकी मुलाकात होगी, और इस मुलाकात के प्रोसेस में जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो वो कितना डिस्प्लेस होगा। अब आप सोल्यूशन देखो इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वुमेन को प्लस मैन को और प्लस प्लेटफॉर्म को, इनको तो मान लो आप सिस्टम। अब बताइए आउट ऑफ सिस्टम क्या है, बताएं, इनके अलावा क्या आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम के बाहर क्या है?
बताएं। और ग्रेविटी की पर उससे फर्क ग्रेविटी नहीं पड़ेगा। जैसे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आइडेंटिफिक, देखो आपकी आदत तो क्वेश्चन करने की ऐसी बननी चाहिए ना कि क्या सिस्टम में है और क्या सिस्टम के बाहर है, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप डिसाइड कर पाओगे एक्सटर्नल फोर्स क्या है। जी सर। तो ये अर्थ के अलावा और इस फिगर में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है हमारे लिए? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दोनों लॉ ऑफ ग्रेविटी, ओके, तो ग्रेविटी का फोर्स तो वर्टिकल लगेगा ना, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। ओके, यस सर, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। राइट, नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सर वो पहले से भी रेस्ट पे ही था तो हाँ, इसलिए। इनिशियली ये रेस्ट पे है, इनिशियली ये सब कुछ रेस्ट पे था। तो अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट पे है और उसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आ रहा, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, यू और ए दोनों जीरो हो गए, यू भी जीरो, ए भी जीरो। हाँ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डन बाय द सेंटर ऑफ मास जीरो। और डिस्प्लेसमेंट बाय सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला बताया जाता है आपको? इट इज m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये चीज जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब वेक्टर के फॉर्म में। अब m1 m2 m3, अब सुनना क्या करेंगे अब इसके आगे। तो बॉय की बात करते हैं, इस बॉय का डिस्प्लेसमेंट, तो ये m1, ओके, इसका रियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये प्लेटफॉर्म पर तो x1 डिस्टेंस आगे आया, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसे डिस्टेंस आगे चला गया, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बताना होगा। हाँ जी सिमन बताओ। पर्सन प्लेटफॉर्म पर x1 डिस्टेंस पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म s डिस्टेंस आगे चला गया, तो ओवरऑल वो पर्सन x1 माइनस s डिस्टेंस बैकवर्ड आया, x1 माइनस s डिस्टेंस बैकवर्ड, तो माइनस लगाएंगे, साइन कन्वेंशन ले लेंगे। हाँ माइनस लगाएंगे, प्लस m2 इस गर्ल को कह रहे, तो m2 इंटू इस गर्ल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये कितना आगे बढ़ी होगी? x2 प्लस s नहीं, आपको x2 नहीं बताना है, आपको l यूज करना है, l। अगर वो मैन x1 डिस्टेंस आया है तो गर्ल कितना गई होगी? दोनों मिले भी तो हैं, मुलाकात हुई है इनकी भाई, so l minus x1 लेकिन l माइनस x1 तो प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और प्लस s करोगे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ध्यान रखना ये कैरियर वाला कंसेप्ट है कि प्लेटफॉर्म इन दोनों को कैरी कर रहा है, तो कैरियर का डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा उनके में। तो साइन के साथ ऐड हाँ, और होगा। m3 मतलब कि m0, m3 मतलब ये थर्ड, मतलब ये प्लेटफॉर्म मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस हुआ है, और इसको जीरो, इससे निकाल लो एस की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी करेंगे बच्चा ना, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा करना है आज का। अब ये देखो, ये 3 लोग हैं भाई साहब, क्या जबरदस्त सीन है, देखो। ठीक है, सीन समझ में आ गया? पिक्चर देख के समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? सर ये पोजीशन चेंज कर ली अपनी। हाँ, सब जो पहले बोट में बैठे थे उनको लगता था उनकी पोजीशन सही नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं, कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया जाकर के, और उस पोजीशन चेंज करने के प्रोसेस में बोट डिस्प्लेस हो गई। पर्सन्स की पोजीशन चेंज करने के प्रोसेस में ये बोट ने एक डिस्प्लेसमेंट कर लिया है एक्स का, यही निकालना है आपको। सर ये कोई फॉरेन ऑथर की बुक का क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसमें पाउंड्स में वेट 1 नॉट ये सब दिया हुआ है। मैं एक्चुअली मेरा फेवरेट ही है यूएस की बुक्स जो होती है ना, वो फेवरेट है मेरी, क्योंकि बहुत एक तो रेलेवेंट चीजें होती हैं उनकी किताबों में, और कंसेप्ट सारे कवर करते हैं लोग, मतलब बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं ये जो है।
सर बोर्ड को स्किफ लिखा हुआ है। हाँ तो अब यूएस वाले हैं भैया, उनकी अंग्रेजी जानते हो ना, तो इंडियन वाले थोड़ी हैं। देसी होते हैं ना। है जी? सर इंडिया में बंदर होते हैं। नहीं, पहली बात इनकी पिक्चर मतलब बुक पढ़ने का मन भी करता है ना, ऐसी साफ सुथरी पिक्चर्स होती हैं तो देख के ही समझ में आता है क्या हो रहा है यहाँ पर। आई मीन विजुअलाइज हो जाता है सब कुछ। एनीवे देखो इसमें भी क्या कंसेप्ट लगाएंगे यार सुनो, ये भी कंसेप्ट आपका पिछले जैसा ही है। जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, तो ये लोग बोट के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो सिमिलर लॉजिक लगाओगे दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच कैन बी रिटन एज mass of A into displacement of A plus mass of B into displacement of B plus mass of C into displacement of C, and it should be 0. Why 0? Why 0? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही सर, मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पे कुछ नहीं है ना आपको। नेग्लेक्ट करना है अगर सब आप कुछ। ये पूरा अगर ये पूरा सिस्टम दो तो कहाँ से फोर्स लगेगी आपको? जब मतलब कौन है जो पानी में जाके इनको धक्का दे रहा है? फोर्स मतलब पुश करना हो गया, पुल करना हो गया, तो पानी में जाके कोई खींचेगा थोड़ी इनको। यस सर। तो ये तीन और बोट के अलावा उस दुनिया में कोई है नहीं, इनकी अपनी एक दुनिया है, आइसोलेटेड दुनिया, ये जो चाहे वो करे। अब सीधा सीधा लिखो ए वाले का मास है ना, अब ये पाउंड वाउंड में दे रखा है बट मैं फिलहाल एमए भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कुछ और यूज कर सकते हो आप इसमें। एनीवे तो मास ऑफ ए चलिए पाउंड और फिट में ही यूज कर, जैसा दे रखा है वैसा ही यूज कर लेते हैं। ए वाले का मास 120 पाउंड, 120 पाउंड, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। इस गर्ल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से सर इंचेस में दिया है? हाँ जी, नहीं फीट में। ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना यहाँ वाला, इससे वो गर्ल अब कितनी दूर पहुंच गई, कितना डिस्टेंस आगे निकल गई इनिशियल पॉइंट से? फिगर को देख करके बताओ। स्टार्टिंग में ये गर्ल बोट के इस एज वाले से 2 फीट पे थी, मान लो जो भी है, फीट या इंच जो भी डिस्टेंस है, ये 2 है। अब वो गर्ल वहां से टोटल कितना डिस्टेंस हो गया है? x + 4 + 6 + 4, तो कितना डिस्प्लेस हुआ इस गर्ल का? डिस्प्लेसमेंट बाय दिस गर्ल, मतलब ये गर्ल अपने प्रीवियस प्लेस से कितना आगे आई, निकालो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे हिसाब से इसको मतलब ये x + 14 - 2 -2, यस सर। ध्यान से करना यार, आप जो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, ये इनिशियल पॉइंट से देखो कि इनिशियल पॉइंट से वो गर्ल कितनी दूर थी और बाद में कितनी दूर हो गई। तो इनिशियली वो गर्ल 2 के डिस्टेंस पे थी, बाद में वही गर्ल का डिस्टेंस वहां से देखो और दोनों को सबट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये बोट पीछे जा रही है क्या सर? हाँ जी, राइट साइड पर। अब एम बी मतलब जो कैप्टन साहब है बीच में, मास ऑफ बी कितना है? वो 180। कितना डिस्प्लेसमेंट किया कैप्टन साहब ने? देखो कैप्टन साहब अपने ये जो ब्लैक लाइन बनाई है उससे कितना दूर थे वो, इस ब्लैक लाइन से कितनी दूरी पे थे इनसे डिस्टेंस? तो 2 + 6 8 पे थे ब्लैक लाइन से, बच्चा ब्लैक लाइन से। 8 अब वो उस ब्लैक लाइन से कितनी दूर है? 4 + x पहले 8 था, उसमें से माइनस करेंगे तो 8 - 4 - x इनका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट साइड किया इन्होंने, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, और प्लस ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है इसलिए हमें कुछ नहीं करना। थर्ड वाले का मास वो है 160 पाउंड इनटू थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट, सी वाले का, ये जो बीच में बैठे भाई साहब। तो ये पहले 2 + 6 + 8 है ना, इनका टोटल डिस्टेंस देखो आप, इनका टोटल डिस्टेंस लेफ्ट साइड से 2 + 6 8 + 8 16, और अब इनका टोटल डिस्टेंस लेफ्ट साइड से देखा जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड इनका टोटल डिस्टेंस कितना किया इन्होंने भी? तो बाद में इनका डिस्टेंस बन रहा है x, जो बाद में इनका बाद वाला डिस्टेंस इनका बन रहा है x + 4 + 6, और उसमें से पहले वाला डिस्टेंस 16 माइनस कर दो। यहाँ एक गड़बड़ हो गई है हमसे, यहाँ पर यस सर डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर एक्चुअली ये x -4 कर देंगे सर, x + 10 - 8 आएगा ये, ठीक है। अच्छा x + 2 इसको 0 के बराबर करेंगे,
तो सर वहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे? नहीं, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। देखो एक्चुअली हमने क्या किया, वो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस लगा दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो जाएगा। मैंने तीनों के लिए क्या किया है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, कि फाइनली वो इस ब्लैक लाइन से कितनी डिस्टेंस पे हैं और माइनस इनिशियली कितनी डिस्टेंस पे थे, उनको लेस करते जाओ। फाइनल माइनस तो वो x + 4 - 8 होगा। कौन सा? यस सर, x + 4 Yes. होगा वो। किसके तभी में? वो x - 4 आएगा किसके में? सर सर कैप्टन ये के कैप्टन वाले में। सेकेंड वाले। ओके ओके, x + 4, हाँ ठीक है ठीक है। कप्तान साहब में x + 4 - 8 आएगा। सभी में फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वहीं से आ जाएगा आपका, और साइन कन्वेंशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इसमें। और इसमें ये भी कह रहे हैं क्या सीक्वेंस और टाइमिंग ऑफ चेंज इन पोजीशन अफेक्ट करेगा, कि कौन पहले बदला, कौन पहले आगे पीछे हुआ? नो सर। नहीं नो बदलेगा, सर। नहीं बदलेगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो HCV के हैं, देखो शिवान साहब, ये मैं भी इस फिगर को देख करके यही सोच रहा था कि ऐसी बोट में कैप्टन कहाँ बैठता है, पहली बात तो ये है, लेकिन वो कैप्टन क्यों सर बैठा है? बड़ा और सर ये उल्टी तरफ क्यों मुंह करा है यूनिफॉर्म में इन्होंने? पहनकर बैठा है। अरे अब वो सिक्योरिटी गार्ड भी समझ सकते हो, बाकी के 2 लोग को नहीं देख रहे हो। अरे सर शिप हाँ, डूब जाएगी तो फिर बीच रेस्क्यू में बोट होगी शेख ना। है। हाँ कल वो लग रहा है जा रहे हैं। चलो खैर, जहां भी जा रहा हूं उनसे क्या करना है यार, उनकी बोट है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं HCV का एक क्वेश्चन है, ये देखो आप इसमें ना, एक तो इनकी बुक पढ़ते ही ना, मतलब मैं तो, मेरे को नहीं समझ में आता यार, इतना गंदा प्रेजेंटेशन इस बुक का तो है जो, फिगर गंदा है। मतलब समझ ही में नहीं आता, डब्बा डब्बा बना हुआ है। ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी कर देते हैं फिगर के नाम पे। हाँ वो ना भी बना। बिल्कुल समझ में नहीं आता वो भी। एनीवे देखो देखो, सबसे बात सुनो, कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m carrying a cubical block of ice of mass m as L is at rest, और उसके बाद ये आइस मेल्ट कर गई। हाँ जी से तो बाय व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस आइस सिस्टम डिसेंड, कितना नीचे आएगा? देखिए पहले ये लोग रेस्ट पे हैं, ग्रेविटी फ्री, और सिस्टम तो खुद कह दिया इन्होंने, ट्रे प्लस आइस को तो खुद ही सिस्टम कह दिया इन्होंने। अब बताओ अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम के बाहर क्या है? सर हॉल है। मैं हॉल क्या कर लेगा? अर्थ है हमारे एक्सटर्नल अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटी लगानी ही नहीं, ग्रेविटी फ्री हॉल है, ग्रेविटी फ्री हो गया है तो सर आउट कोई ऑफ फोर्स भी लग रहा है? कोई फोर्स नहीं, एक- तो कोई एक्सेलरेशन नहीं सेंटर ऑफ मास का, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास में, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो गया आंसर सीधा सीधा। अब सर एक डाउट है सर, वहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है बट हमने तो अब डिस्प्लेसमेंट। देखो इंडियन ऑथर है भैया, कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही ना। देखो ये सर ये व्यू कौन सा है फिगर में, वो समझ में नहीं आ रहा। सामने से जब देख रहे हैं ना गिरता हुआ। अरे कहीं वो यार क्या करना, तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और वो जो कहना चाह रहे वो देखो। मैं इसीलिए तो मैं को ये वाले फिगर ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर व्यू देते हैं आई मीन क्या हो रहा है। कलरफुल भी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये वो फिर बंदर आ गया HC वर्मा वाला, ठीक है जी। बलून, लाइट रोप और मंकी आर एट रेस्ट इन द एयर। हाँ जी आर एट रेस्ट इन द एयर, कैसे पॉसिबल है? हवा में कोई चीज कैसे रेस्ट पे हो सकती है? हाँ सर बड़ा अजीब। इक्विलिब्रियम। सर ये तो छोटा सा बलून उस पे बंदर अरे लटका। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वाला मंकी हो नहीं सकता है, बायनेंसी लगने के बाद भी नहीं होगा सर, रेजिस्टिव फोर्स भी राइट, लगने लगेगा। नहीं नहीं सिर्फ बॉयंसी लग रहा होगा एक्चुअली। अब थ्रस्ट आर्किमिडीज का याद करो, यूरेका, आर्किमिडीज। तो बॉयंसी लग रहा होगा, और mg ये दोनों आपस में बैलेंस कर गए होंगे। बट सर फिर रेजिस्टिव भी तो लगेगा अगर रियल सिचुएशन नहीं कंसीडर कर बच्चा, रहे हैं। माना नहीं होगा सर। अरे वैक्यूम अबे में। रेजिस्टेंस तब लगेगा जब मोशन तो हो बॉडी में, रेस्ट पे है वो। हाँ हाँ। ऐसे अगर रेजिस्टेंस लगता तो घर में हमारे अलमीरा के ऊपर भी रेजिस्टेंस लग रहा होता है, जो बेचारी रेस्ट पे पड़ी हुई है, वो तो उड़ने लगती है ऊपर। फिर रेजिस्टेंस चलती ही बॉडी पे लगेगा ना यार। एनीवे
इसके बाद हाँ, इसका मतलब कुल मिलाकर के इनका ये कहना है, इनडायरेक्टली ये कहना है कि एफ एक्सटर्नल 0 है, इनका ये कहना है, क्योंकि बैलेंस हो गए फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। और ये जो मंकी है उसको मंकी प्लस बलून, इसको सिस्टम ले लो आप, मंकी प्लस बलून प्लस रोप सिस्टम ले लो, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर भी 0 आएगा, क्योंकि u 0 है, इनिशियली रेस्ट पे है, u 0 हो गया और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। f एक्सटर्नल 0 मतलब a 0, तो u और a दोनों 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर ये मंकी ऊपर जाएगा, मान लो इनका कहना है कि ये मंकी बलून के टॉप तक जा रहा है और ये बलून h डिस्टेंस मान लो नीचे आ गया, तो मंकी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये l डिस्टेंस ऊपर गया लेकिन साथ में बलून h डिस्टेंस नीचे आ गया, L minus H m into L minus H, m1s1 प्लस m2s2, m2s2 मतलब बलून और उसका डिस्टेंस माइनस h लिखेंगे, m1s1 प्लस m2s2 इक्वल टू 0। ये बार बार एक ही लॉजिक चल रहा है आपका, यही वाला लॉजिक, दैट m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 शुड बी 0, यही लॉजिक बार बार लगा रहे हैं। पकड़ पा रहे हो लॉजिक? सारे क्वेश्चन सिमिलर बेसिस पर ही हैं ऑलमोस्ट एक जैसे। यस अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये बोट वाला है लेकिन ये बाप बेटे की स्टोरी है ना। सर एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले। 14th है, एचसीवी का क्वेश्चन है बच्चा ये। यस सर, थैंक यू सर। आंसर भी वहां से वेरीफाई कर लेना। ये बोट वाली कहानी है लेकिन ये बोट में बाप बेटे हैं, ठीक है, और ये लोग पता नहीं क्या हुआ, कुछ बात करनी होगी, ठीक है। अब ये प्राइवेट, अब बाप बेटे में कौन सी सब प्राइवेट बात बात करने होगी? सर बोट पे ही जाते हैं, जिसको बात करनी बोट पे चले जाते हैं। हाँ, तो पानी में चले जाओ, आइसोलेट हो गए ना पानी में, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। तो एनीवे द सिमिलर क्वेश्चन है वो जो बोट वाला क्वेश्चन है, और ये एक जेई का क्वेश्चन है, ये भी 1983 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल हो गए इसको, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बार ट्राई करेंगे सर खुद से। नहीं, ट्राई करने के लिए ही दे रहा हूँ मैं कराऊंगा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि ये इन सिमिलर कंसेप्ट्स के ऊपर है, जो अभी पढ़ाया है इनके ऊपर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और एक ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सप्लोजन इन प्रोजेक्टाइल है ना। यस, एक मिनट बच्चे, बस लास्ट लगाते हैं कि सेंटर में प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता ही है, भले हमारे ऑब्जेक्ट का खत्म करना जाए एक्सप्लोर करके। ये एक्सप्लोजन इन प्रोजेक्टाइल है, ये बहुत ही, ये भी टॉपिक फेमस है, एक्सप्लोजन इन प्रोजेक्टाइल। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल अगर एक्सप्लोड हो गया तो इसका कंसेप्ट ये है कि दैट सेंटर ऑफ मास स्टिल मूव्स ऑन सेम पैराबोलिक पाथ। ये लॉजिक है, क्यों है आपको सोचना है, क्या एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स से होता है या इंटरनल फोर्स से होता है, ये सोच लो आप बस। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस। तो एक इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन है और एक ये दूसरा, ये भी एक्सप्लोजन पे ही है, 2। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है फॉलिंग रॉड का, मतलब ये एज ए डाउट डिस्कस हो गया। अब ये फॉलिंग रॉड, ये भी सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के ऊपर है बस। तो ये जो आज के लेक्चर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ठीक है जी। अगर काफी कराया आपको, कुछ प्रैक्टिस करवाइए, बाकी कुछ आपके होम असाइनमेंट के फॉर्म में इनको लगाओगे अगर आंसर है। स्पेशली जो जेई वाले क्वेश्चंस हैं इनको जरूर लगाना, इनके आंसर आपको नेट पर भी मिल जाएंगे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, या फिर कल तक का वेट करो, परसों तक का आंसर डिस्कस कर लेंगे इसका। सर वो पिछले पीडीएफ के भी आंसर बता दीजिएगा। यस सर, उसमें क्वेश्चन में डाउट भी है। एक वो, एक सेकंड पूछे